बिहार का जो इलेक्टोरल रोल, जो सूची है वोटर की, इसको जो सुधारने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो घुसपैठी, जो डुप्लीकेट वोटर, जो फेक वोटर, जो लोग शायद अब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे नामों को हटाकर सूची की शुचिता, इलेक्टोरल रोल को सही माने में शुद्ध बनाने का जो काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसका इतना विरोध कि पूरा पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने देना और आसन तक को बख्शना नहीं, आसन तक पे अटैक करना, ये इतनी तीव्रता, इतना विरोध कांग्रेस और उनके अन्य विपक्षी दल क्यों कर रहे थे? वन नेशन वन इलेक्शन का इतना विरोध विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं? मैं बैठे बैठे दोनों को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, दोनों को जब जोड़ के देख रहा था तो ध्यान में आया कि क्योंकि उनके मन में जो कोई बिहार से अगर निकल के मुंबई, सूरत, कर्नाटक में काम कर रहा है और शायद उन्होंने बिहार से अपना नाम काटा नहीं हो और दूसरा वोट बना लिया हो मुंबई में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या पंजाब में या दिल्ली में, उन सबको लाके एक दूसरा वोट डलवाने का उनका प्रयास होगा। ये जो घुसपैठी आए हुए हैं, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो हमें भारत में रहने नहीं देंगे, घुसपैठियों को उखेड़ उखेड़ के बाहर फेंकेंगे। और आपको घुसपैठी तो नहीं चाहिए ना देश में? यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है कि घुसपैठी तय करे इस देश का शासन, कोई नहीं है ना? दोनों हाथ उठा करके समर्थन करें, एक भी घुसपैठियां नहीं चाहिए। और हमारे कितने व्यापारियों का नुकसान कर चुके हैं घुसपैठी। सामान खरीद लेते हैं, पैसा नहीं देते, भाग जाते हैं। ऐसे जितने घुसपैठी जो भारत के नागरिक नहीं है, उन सबको जो खत्म करना, वोटर लिस्ट से निकालने का काम अगर इलेक्शन कमीशन करता है, सही करता है। जो फेक वोटर्स निकालने का काम इलेक्शन कमीशन करता है, जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे उनके वोट को खत्म करता है, जिससे कोई गलत आदमी उस वोट का इस्तेमाल ना करे, दुरुपयोग ना करे, जो डुप्लीकेट वोटर्स दो बार इलेक्शन डाल के एक प्रकार से देश के लोकतंत्र का खिलवाड़ करते हैं, इस सब के लिए मैं साधुवाद करता हूं इलेक्शन कमीशन का। और हम सब ने चिंता करनी है, हम सब ने अपने अपने क्षेत्र में चिंता करनी है कि हमारा भी इलेक्टोरल रोल शुद्ध बने, गलत नाम ना हो। और ये भी चिंता करनी है कि जो एलिजिबल है उनका नाम जोड़ा जाए, कोई रह भी ना जाए। और इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि एक भी व्यक्ति जो एलिजिबल है, जिनको वोट डालने का अधिकार है, उसको वो छोड़ेंगे नहीं, सभी को सूची में डाला जाए। और अब तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे आजकल तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता ही है, जैसे ही व्यक्ति 18 साल का हो उसका नाम क्यों ना ऑटोमेटिकली इलेक्शन लिस्ट में आ जाए। डेथ सर्टिफिकेट भी इशू होता है, आखिर हम जब अंतिम क्रिया करते हैं डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी टेक्नोलॉजी द्वारा उस व्यक्ति का नाम ऑटोमेटिकली हटा सकता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लोग डुप्लीकेट वोटर हैं, शायद दिल्ली में भी हैं, बिहार में भी हैं, मुंबई में भी हैं, बंगाल में भी हैं,
चाहे दिल्ली में भी है, सूरत में भी है, इन सब को हटाने से एक शुद्ध प्रक्रिया इलेक्शन की होगी। और उसके साथ जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आप कल्पना करिए देश कितना लाभ उसका उठाएगा, देश की इलेक्शन की प्रक्रिया कितनी शुद्ध हो पाएगी और कैसे ये देश विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। ये पुण्य का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है और देश का हर व्यापारी, हर उद्यमी, हर उद्योजक, हर वो देशभक्त तक हमने पहुंचने का बीड़ा आज उठाया है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो इलेक्शन की प्रक्रिया शुद्ध बनाना हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का संदेश हमारे युवा युवतियों में लेके जाना हो, चाहे व्यापारी के नाते मेड इन इंडिया वस्तुओं को बेचकर हम विदेशी वस्तुओं को ठुकराएं, हमारे परिवार ठुकराएं, हम सब मिलकर एक नया भारत, अमृत काल में एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने के संकल्प के साथ आज हम यहाँ से जाएं, एकजुट हो, एक देश भर में मिलकर काम करने की प्रक्रिया को और जोर देंगे कि पूरे देश में ये आवाज उठ रही है। पूरा देश आज इस बात को समझ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन वास्तव में देश के लिए कितना जरूरी है, कितनी अहमियत रखता है। और आज जो संकल्प हम सब ने लिया है, आज जो प्रस्ताव यहाँ पारित किया है, हमारे समाज की, हमारे व्यापारी वर्ग की इतनी ताकत है कि अगर हमने वास्तव में इसको अपने दिल में बसा लिया तो शायद ही कोई परिवार होगा देश में, शायद ही कोई व्यक्ति रह जाएगा पूरे देश में जिसके मन को हम ना छू सकें, जो हमारे इस अभियान के साथ ना जुड़े। और मेरा आप सबसे दिल की गहराइयों से अनुरोध रहेगा कि हम इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें, आज के इस सम्मेलन को और इसकी जरूरत को अपने काम के साथ जोड़कर प्राथमिकता दें। आज का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम और वो जिम्मेदारी लें, एक कर्तव्य के रूप में हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और जो माननीय नरेंद्र मोदी, यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश को एक फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था से विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में लेके जाने का काम किया, उनको मजबूती से समर्थन दे। उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टा, उनके देश के प्रति प्रतिबद्धता, उनका भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प, उनका दिखाया हुआ 5 प्रण का मार्ग, जो हम सबको सम्मिलित करते हुए, हम सबको एक सूत्र में जोड़ते हुए देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। ऐसे हमारे सबके चाहते नेता मोदी जी की जो सोच है, वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ हों, उसके अन्य अन्य लाभ का आज हमारे सभी नेताओं ने, शिवराज जी, धनखड़ जी, सुनील जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। चाहे वो खर्च कम करना हो, चाहे जीडीपी की बढ़त की बात हो, चाहे लोगों का समय बचाने की बात हो, चाहे जो पूरी इलेक्शन मशीनरी लग जाती है उसके कारण शिक्षा में जो और सरकारी कामकाज में जो व्यवधान आता है उससे बचने की बात हो, ये सभी विषय अलग अलग वक्ताओं ने बड़े सुंदर तरीके से रखे हैं। मैं उस सब का पूर्ण समर्थन करता हूं और सभी
भाई बहन जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सबका साधुवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर दूर से आए हैं, एक मिशन के तहत एक संकल्प लेके आए हैं, एक आह्वान देश को देना चाहते हैं। और मैंने अभी अभी सुनील जी और धनखड़ जी को बता रहा था कि ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यापारी, हर उद्यमी बड़ी सरलता से समझ पाएगा कि इसका कितना बड़ा परिणाम भारत और व्यापार दोनों के लिए अच्छा तरीके से हो सकता है। और इससे सबसे पहले तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि ये कॉन्फ्रेंस मात्र एक कॉन्फ्रेंस ना रह जाए, एक सम्मेलन ना रह जाए। हम इसका लाभ लेके एक कोशिश करें कि सभी जो हजारों लाखों संगठन देश भर में, अभी अभी धनखड़ जी कह रहे थे, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, कस्बे स्तर पर, गांव के स्तर पर हमारे लाखों संगठन हमारे हितों की रक्षा के लिए सेवा देते हैं। क्या हम एक ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बना सकते हैं? क्या हम सब संगठित हो सकते हैं? आखिर आप कल्पना करें कि आज तक हम कहते रहते हैं कि हमारी बड़ी ताकत है, समाज की, व्यापारी वर्ग की, उद्योग की, उद्यमियों की, उद्योजकों की। हम ताकत की तो बात करते हैं। हम कहते हैं कि 6, 7, 8 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं देश में। अलग अलग आकलन है कि 10 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देश भर में काम कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की जीविका, करोड़ों लोगों का जीवन, आमदनी आपके माध्यम से सुनिश्चित होती है। हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को अच्छा दाम मिले, उनकी आमदनी बढ़े, उनकी सुविधाओं का हम चिंता करें, ये भी व्यापारी समाज का दायित्व है। लेकिन ये सब आंकड़ों में सिमट के रह जाते हैं। ये सब भाषणों में सिर्फ एक कुछ क्षणों की चांदनी बन के रह जाती है। हम कभी भी संगठित नहीं हो पाए। वर्षों वर्षों से ये चिंता जरूर है। समाज के, हमारे व्यापारी वर्ग के नेता इस पे बड़े अच्छे भाषण दे देते हैं, बड़ी अच्छी चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज तक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक सूत्र में सब बंध के, पूरा समाज, जाति को परे छोड़कर, भाषा को परे छोड़कर, अपने राज्यों में बंटने के बजाय क्या एक कोशिश हो सकती है, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो देशभक्त जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जो देश को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है, जिसका संकल्प है कि मेरा योगदान भी इस अमृत काल में भारत को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 में आह्वान दिया था, जो इस वर्ष के 15 अगस्त के लाल किले से अपने उद्बोधन में पुनः उन्होंने 5 प्रण की बात रखी, स्वदेशी की बात रखी, आत्मनिर्भर भारत की बात रखी, बीइंग वोकल फॉर लोकल की बात रखी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, अन्य जो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का फिर एक बार हमें पुनः स्मरण कराया। क्या हम सब ये संकल्प लेके आज नई दिल्ली से एक ऐसा विश्वास लेकर हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से, जो जनपथ पर स्थित है, जनपथ यानी जनता के पथ पर, और जनता की सेवा और जो ये विकास का पथ, ये दोनों
और बाबा साहेब आम्बेडकर जी की दी हुई संविधान को अपने साक्षी रखते हुए उस संविधान की ताकत को अपनाते हुए अगर हम सब एक सूत्र में एक एक्शन कमेटी बनाते हैं, एक सूत्र में सभी संगठन मिलकर काम करते हैं, तो आप कल्पना करिए देश में कितनी बड़ी क्रांति हम सबके संयुक्त प्रयास से कितना बड़ा संदेश देश के कोने कोने तक जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का, स्वदेशी भावना का, आत्मनिर्भर भारत का, एक सबके सामूहिक प्रयास, सबके सामूहिक कर्तव्य भावना से मेहनत का, कि हम सब भारत को एक समृद्ध, एक विकसित भारत 2047 तक देखने के लिए हमारे से जो हो सकता है मिलकर, मित्र भावना से जुड़कर हम सब करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वो आवाज फिर देश के 6 लाख गांव तक पहुंचे, वो आवाज हर बस्ती और कस्बे में पहुंचे, वो आवाज 770 जिलों तक पहुंचे, वो आवाज हर पंचायत में गूंजे, वो आवाज हर राज्य की असेंबली में अपना परचम फैलाए। हम कई बार बात करते हैं राजनीतिक भागीदारी की। राजनीतिक भागीदारी सिर्फ भाषण से नहीं होगी। राजनीतिक भागीदारी जमीन पर उतरकर काम करने से होगी, समाज सेवा करने से होगी, समाज को एकत्रित करने से होगी, समाज में हमारा स्थान बनाने से होगी। नेताओं के इर्द गिर्द घूमने से कभी हमारे समाज का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हमारे समाज को जमीनी स्तर पर एकत्र होकर हमारा स्थान बनाना पड़ेगा। और ये बात मैं कई बार कई मंचों से रख चुका हूं। आज देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा है। वैसे तो संजोग ऐसा है, पता नहीं धनखड़ जी ने प्लान किया या संजोग है कि आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी है, नेशनल स्पेस डे है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह ही देश के साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट जो नवाचार, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करते हैं उनको संबोधित किया, देश को संबोधित किया, उनको प्रोत्साहित किया। आखिर भारत नई ऊंचाइयों को आज प्राप्त कर रहे हैं। हमारा चंद्रयान का मिशन अगस्त के महीने में, शायद 23 अगस्त था 2023 में, जब चांद के साउथ पोल पर पहली बार इतिहास में हमारा चंद्रयान का मिशन वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। एयर कमांडर शुक्ला जो पहले भारतीय थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अभी अभी होकर आए हैं। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट की, रक्षा मंत्री जी से भेंट की। देश के हर युवा युवती का मनोबल बढ़ा कि अब भारत भी दूसरे देशों के पीछे नहीं रहेगा। हम अग्रसर हैं नई टेक्नोलॉजी में, नई प्रयोग में। ये 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत के एक प्रतीक के रूप में हम सब ने इसे देखना चाहिए। हमारे जो उद्योजक हैं, जो व्यापारी भाई हैं, ये सिर्फ, और आज जो हम सब एकत्रित हुए हैं, आप सब सिर्फ व्यापारी नेता नहीं हैं, आप इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। आपके बगैर ये देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती थी।
ये आप सबका सामर्थ्य है कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। ये आपका सामर्थ्य है, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी पूंजी है कि आज अलग अलग देश, दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भारत के साथ समझौता कर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके भारत के साथ संबंध, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी तो वाणिज्य मंत्रालय में ऐसी हालत है कि शनिवार रविवार कब गुजर जाता है वो भी नहीं पता चलता है। दिन क्या और रात क्या। सुबह के समय ऑस्ट्रेलिया जापान में दफ्तर खुले होते हैं, दोपहर का समय होता है तो यूरोप खुल जाता है, शाम का समय होता है तो अमेरिका से बातचीत शुरू हो जाती है, चिली पेरू से बातचीत शुरू हो जाती है, दक्षिण अमेरिका साउथ अमेरिका के अन्य देशों से बातचीत शुरू हो जाती है। रात कब आई रात कब गई कई दिनों तक पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में भारत की साख बनाई, ये उसका परिणाम है। आखिर आप बताइए, कभी आपने सुना कोई भी विश्व स्तरीय नेता का जो 11 वर्ष तक लगातार विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में 11 वर्ष तक हर सर्वे में, और अंतर्राष्ट्रीय सर्वे विदेशी कई कंपनियां करती हैं, प्यू रिसर्च आता है, मॉर्निंग कंसल्ट के नाम से सर्वे निकलते हैं, अन्य सर्वे दिखाते हैं कि 11 वर्ष तक एकमात्र नेता विश्व का लगातार सर्वोच्च पद पर सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरता है। करीब करीब 2 वर्ष पहले, ये शायद नवंबर 2023 की बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए थे तो मुझे उन्होंने भेजा था उनके प्रतिनिधि के रूप में। रात्रि के भोजन का कार्यक्रम था, अमेरिका में था, उस समय के राष्ट्रपति ने भोजन रखा था, अलग अलग देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे एक देश के राष्ट्राध्यक्ष मेरे पास आए, देश के राष्ट्रपति। भाषा अलग अलग थी तो एक इंटरप्रेटर भी उनके साथ था। उन्होंने मुझे पहचान लिया होगा, शक्ल सूरत से तो भारतीय हम सब अलग ही विशेष दिखते हैं। तो मुझे ढूंढ निकाल के मेरे पास आए और इंटरप्रेटर के थ्रू बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि पिछले हफ्ते एक सर्वे निकला है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आए। मैंने देखा हुआ था। मैं कहा हाँ, मैंने सर्वे देखा है, मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे है। तो उन्होंने जो बाद में बात कही वो बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा हम सब आपस में बात करते हैं, अलग अलग नेता, हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे महीने दर महीने लगातार इतने वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। तो मैं थोड़ा बताने लगा क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, देश कैसे आगे प्रगति कर रहा है, किस हालत में 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, देश का मनोबल कैसा था, लगभग विश्व ने हमें हमारे ऊपर आशा ही छोड़ दी थी, और कैसे एक के बाद एक कदम कर उठा के 25 करोड़ गरीबों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम गरीबी की रेखा से बाहर निकाल पाए। कैसे अन्य अन्य योजनाओं से आज देश में कोई व्यक्ति, कोई परिवार रोटी, कपड़ा, मकान,
स्वास्थ्य, शिक्षा, काम, बिजली, सड़क, पानी, इन सब से वंचित नहीं है, इन सब का लाभ उठा पा रहे हैं। अलग अलग योजनाएं गांव गांव तक पहुंच रही हैं। दूर दराज के इलाके में भी बिजली पहुंचे, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी करते हैं। जो स्कूल हमारे सीमा पर चलते हैं उसमें कैसी अच्छी शिक्षा मिले, या डिजिटल नेटवर्क पहुंचे और इंटरनेट का भी स्वाद उन बच्चों तक पहुंचे, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी करते हैं। कैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज आज भी मिले, जिससे कोई गलती से भी वापस गरीबी में ना घुस पाए या गिर जाए, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी करते हैं। कैसे आज लगभग 60 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवा मिले, आश्चर्यचकित थे वो राष्ट्रपति जी। और कहते हैं अभी मुझे समझ में आया कैसे जमीनी स्तर पर एक नेता एक एक व्यक्ति के दिल में बस सकता है, एक एक व्यक्ति की चिंता कर सकता है। और मुझे लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शन को भी अगर हम सही रूपरेखा में देखें, कई तो विषय हमारे समक्ष आए हैं, पर अगर हम आंकड़े भी निकालें तो लोगों में भी एक वोटर फैटिग हो जाता है। बार बार चुनाव में जाके वोट देने में वोटर भी थक जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा में जहां दोनों चुनाव साथ में होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाती है, ज्यादा लोग वोट डालने आते हैं। एक चुस्ती होती है, उत्साह होता है, आलस नहीं आता है, अरे अभी तो वोट डाला था, अब वापस कौन जाएगा। जबकि लोकसभा चुनाव जिन प्रदेशों में अलग होता है, असेंबली अलग होती है, तो वोट परसेंटेज काफी गिर जाता है। तो अगर एक अच्छे लोकतंत्र में सबकी सहभागिता चाहिए तो वन नेशन वन इलेक्शन एक मार्ग बनता है कि सब लोगों को उत्साह हो कि हम जाएं, वोट देने जाएं। अर्थव्यवस्था को तो लाभ होगा ही, लाखों करोड़ रुपए का लाभ अभी अभी प्रस्ताव में भी बताया गया, एंटनी जी ने बताया, प्रवीण जी ने बताया, अन्य नेताओं ने बताया। उससे कैसे हमारे व्यापार और उद्योग को लाभ होगा। आप कोई भी 3 महीने निकाल लो, जब चुनाव चलते हैं थोड़े बहुत झंडे वगैरह पटके बिक जाए, उसके अलावा सरकारी अफसर भी कोई निर्णय नहीं ले सकते, आचार संहिता रहती है, ठेके नहीं दिए जाते, लोग रुकते हैं देखने कैसी सरकार आएगी, क्या मोदी जी जैसा निर्णायक नेता फिर आएगा या कोई कमजोर नेता जिनको पता ही नहीं कि आलू भी कैसे बनता है। जिनका भाषण कहां से शुरू होता है और कहां बिखर जाता है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर तो मैं ये भी कह सकता हूं जिसका रॉकेट कई बार लॉन्च हुआ लेकिन फ्यूज में करंट ही नहीं आया, तो लोग इससे खर्चा भी उस समय रोक लेते हैं। और ये बार बार देखा गया कि चुनाव के समय दुकान भी खाली दिखती है, लोग भी देखना चाहते हैं क्या हो। मैं आपको बता सकता हूं, मैं मुंबई से आता हूं, महाराष्ट्र से। जब भाजपा और महायुति की सरकार असेंबली में इस बार जीती और भारी बहुमत से जीती, देवेंद्र फडणवीस जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, तो जो लहर विकास की पुनः एक बार महाराष्ट्र में देखने को मिली वो अद्भुत थी।
और यही चीज़ अगर लोकसभा और असेंबली साथ में हो गई होते तो हमारे लगभग 6-8 महीने बिगड़ते नहीं महाराष्ट्र और मुंबई के विकास के। पुष्प कुछ देकर मैं आपके स्वागत के बाद कराऊंगा जी। ठीक। मैं राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी भी हमारे मध्य हैं। शानदार उत्तर प्रदेश की पारी के बाद राष्ट्रीय महामंत्री के नाते से भिन्न भिन्न कामों को संभालते हुए जो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे आदरणीय सुनील बंसल जी का स्वागत करता हूं। और मैं श्री सुनील जय सिंघी जी उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और सुनील बंसल जी का स्वागत करें। हमारे मध्य में श्री अनिल एंटनी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी केरल से आते हैं। एक एंटनी वहाँ के इनके फादर साहब मुख्यमंत्री रहे, ऐसे प्रमुख नेता और इस काम में नेशनल सेक्रेटरी के नाते हम सबके साथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपके अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए श्री गोपाल मौर्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और उनका स्वागत करें। हमारे मध्य में श्री कामाख्या प्रसाद जी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद लोकसभा असम से आते हैं। इस वन नेशन वन इलेक्शन के काम में भी हमारी इस टीम में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मैं श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और श्री कामाख्या प्रसाद जी का स्वागत करें। मंच पर कुछ व्यापारी नेता विद्यमान हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अभिनंदन उनका करना चाहूँगा जो बहुत बड़े व्यापारी नेता होते हुए भी नीचे की कुर्सियों पर विद्यमान हैं। उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ आदरणीय मुकुंद मिश्रा जी को, दुर्गा प्रसाद जी एमएलए उड़ीसा को, अनूप गुप्ता एमएलसी उत्तर प्रदेश महामंत्री को, सचिदानंद शर्मा जी को, नरेश एरन जी को, राम गोपाल गोयल जी को, नटवर गोयल जी को, वासुदेव गर्ग जी को, नंद किशोर अग्रवाल जी को, राजकुमार शर्मा जी को, सुधीर शाह जी को, ऐसे प्रमुख नेता जिसको मैं कहूँ कि और भी बहुत सारे नाम मेरे पास हैं। सुधीर हलवासिया जी को, अविनाश देवड़ा जी को, प्रतिभा कुंदा जी को मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इनके लिए ताली बजाकर इनका स्वागत करें। रविकांत गर्ग जी को, ऐसे बहुत सारे प्रमुख नेता मेरे सामने हैं जिनका मैं अभिवादन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। मंच पर जगह जिनको नहीं मिली है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से, शालीन तरीके से जिन्होंने जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत पुरजोर मेहनत की है, उसका भी स्वागत करता हूं। मंच पर मेरे साथ कुछ व्यापारी नेता हैं और कुछ चैम्बर्स के लोग हैं, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करना चाहूँगा। हेमंत जैन जी हमारे पास पीएचडी सीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। हेमंत जैन जी, मैं इनका अभिवादन स्वागत करता हूँ। हमारे चेयरमैन जो है राष्ट्रीय जो हमारा बोर्ड है व्यापारी कल्याण बोर्ड, उसके सुनील सिंघी जी हैं, मैंने आपका स्वागत के समय परिचय कराया। प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारी नेता भी हैं और हमारे सांसद भी हैं। आपका जो है मैंने परिचय उस समय भी कराया जब हमारे बीच में बालकृष्ण अग्रवाल जी। हर 4-6 महीना में चुनाव, तो लंबे समय लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पार्टियां नहीं कर पाती, चाह के भी नहीं कर पाती।
होड़ लग गई, उनने कहा कि हम ये देंगे, तो दूसरा सोचता कि अगर नहीं दिए तो गड़बड़ हो गई, हार जाएंगे, तो हमने कहा हम भी ये देंगे। कितनी घोषणाएं चुनाव को ध्यान में रख के होती है। इस पार्टी ने ये कह दिया तो अब जीतना है तो इससे ज्यादा दो, तो हम भी ये देंगे। देश का सत्यानाश हो जाता है। ये भी फ्री में, ये भी फ्री में, ये भी फ्री में। 4-6 महीने में होते हैं तो कोई पार्टी रिस्क ही नहीं लेती कि छोड़ो छाड़ो यार, हार गए तो धरे रह जाएंगे, तो चुनाव जीतो बस। तो ऐसी घोषणाएं जो लंबे समय के लिए देश के हित में नहीं है, उनकी होड़ लगती है। और उससे नुकसान किसका होता है? अंततः नुकसान होता है देश का, और देश का नुकसान होता है तो अंततः नुकसान होता है जनता का। 5 साल में एक बार अगर चुनाव हो तो एक ही बार करने 4.5 साल, फिर कोई चुनाव नहीं है तो निश्चिंत होके देश के और जनता के हित में बड़े फैसले करो, कड़े फैसले करो, दिनों रात काम करो, विकास में जुटे रहो, देश बदल दो आप। कितने पक्ष है इसके, आप कल्पना करके देखिए। जो पैसा चुनाव के खर्चा में जाता है वो निवेश के काम आ सकता है। स्कूल, अस्पताल, पुल पुलिया, सड़कें, अब 4.5 लाख करोड़ में कितने बनेंगे आप कल्पना करके देखो। व्यापार और निवेश में स्थिरता आएगी, नहीं तो एक बार चुनाव हो रहे हैं तो मन डरने लगता उद्यमी का भी, क्या पता लोकसभा में तो ये आ गए, विधानसभा में कौन आ जाए, तो अब करें कि नहीं करें निवेश। आज और फिर बदल गई तो हो गई आफत। अगर एक पार्टी के बाद दूसरी की आ गई तो उन्हें पता चला विस्तार का पूरा काम ही रोक दिया कि ये तो उस सरकार ने फैसला किया था। कितना भुगतते हैं आप लोग, कितना भुगतते हैं उसको। सरकारों में निरंतरता खत्म हो जाती है, आधे अधूरे काम रह जाते हैं। कई तो क्या मुख्यमंत्री बदल गए। निवेश में, व्यापार में स्थिरता, नीतियों में निरंतरता 5 साल के लिए तो कम से कम आए, एक साथ चुनाव हो तो। हमारा जो राज्य की कोष है उसमें अनुशासन आ सकता है, पुलिस कानून और व्यवस्था के काम में जुट सकती है, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल सकती है। नहीं तो कई बार बच्चे कहते हैं एग्जाम पोस्टपोन करो, चुनाव में बर्बाद होगी पढ़ाई नहीं। शिक्षा में कितना घाटा होता है, बच्चों का क्या अपराध। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाइयां बंद हो जाती हैं। और इसलिए मित्रों, मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। और व्यापारी वो प्रभावी तबका है कि जो किसी भी विचार को जनता में फैलाने में सबसे ज्यादा सक्षम होता है। अगर दुकान पे ही बैठे बैठे कहना शुरू कर दिया कि यार देखो कितना सत्यानाश होता है, तो एक साथ होना चाहिए। आने वाला जाने वाला सोचने पे मजबूर होगा कि बात तो सही है। और इसलिए अच्छा, इसमें क्या बाधा क्या है? पहले तो एक ही साथ होते थे। 1967 तक तो सारे चुनाव एक साथ होते थे ना, लोकसभा के, विधानसभा के। ये तो जब कांग्रेस की सरकारों ने चुनी हुई सरकारों को गिराना शुरू कर दिया तब ये अलग अलग हो गए। कोई कभी गिर गई, कोई कभी गिर गई, कोई कभी गिर गई। नहीं तो पहले तो 2 ही वोट एक साथ लोकसभा के, विधानसभा के डलते थे। और अभी भी उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, अभी भी, आज भी कई बार ये कहते हैं मतदाता भ्रमित हो जाएगा। काय में भ्रमित हो जाएगा?
अरे भारत का मतदाता इतना समझदार है कि उसको जहां दबाना है बटन वहीं दबाता है। और कई बार मतदाताओं ने सिद्ध किया है, दिल्ली के लिए कोई पार्टी को और प्रदेश के लिए कोई पार्टी को एक साथ वोट दिया है। अब हम ऐसे कई राज्य हैं। ये चुनाव अगर छोड़ दो, अभी का दिल्ली का, इसके पहले के चुनाव में क्या हुआ? राज्य के लिए किसी को दिया? दिल्ली के लिए मोदी जी को दिया। उड़ीसा में पहले इस चुनाव को छोड़ के पहले बीजेडी को देते थे प्रदेश में और देश में देते थे मोदी जी को। बहुत समझदार है मतदाता, कहां बटन दबाना है वो कोई भ्रमित थोड़ी कर सकता है कि दो मशीन धरी तो दो में एक ही बटन दबाएगा, वो एक ही निशान वाली। वो समझदार है, फैसला करता है देश के लिए कौन उपयोगी है और प्रदेश के लिए कौन उपयोगी है। ऐसे लोग मतदाता की समझ पे सवाल खड़े करते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय व्यापारी भाइयों, उद्यमी भाइयों और बहनों, आज समय आ गया। देखो, एज ए पार्टी अगर आप बात करें तो मैं खुल के ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को तो अलग चुनाव होने में फायदा है, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, समर्पित कार्यकर्ताओं। एक राज्य में चुनाव हुआ, हम दूसरे में उतार दें, तीसरे में उतार दें, दूसरों के पास नहीं इतनी बड़ी फौज, जी जान से काम करते हैं पार्टी का। तो एज ए पार्टी अगर देखें तो बीजेपी को फायदा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, भाजपा का नेतृत्व कहता है, राष्ट्र प्रथम, पहले देश, बाद में पार्टी, उसके बाद हम। और ये विचार कोई आज का नहीं है। 1983 से इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तब जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, एक साथ चुनाव होना चाहिए। कई बार विचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में कई बार यह बात कही है। कोई बाधा नहीं है इसमें। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कुछ विधानसभाएं का चुनाव पहले होगा और कुछ का समय बढ़ेगा एक साथ लोकसभा के लिए। जो 4 महीना 6 महीना पहले हो रहा है उनको बढ़ा दो 4-6 महीना कार्यकाल, क्या दिक्कत है? जिनका और 6 महीने 8 महीने साल भर बाद है, उनके कार्यकाल को थोड़ा पीछे कर दो एक बार। राष्ट्र के हित में कौन सी बड़ी बात है? कोविंद कमेटी ने सब चीजों का समाधान निकाला, कोविंद जी की कमेटी ने। और किसी ने कहा कि बीच में भंग हो गई तो अगर अपरिहार्य कारणों से अगर कोई गिर गई तो जितने टाइम निकल गया उसको छोड़ के 2-2.5 साल के लिए रहेगी, फिर नए चुनाव साथ हो जाएंगे। सब चीजों का विचार किया है। और इसलिए आज इस व्यापारी और उद्यमियों के समागम के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मित्रों, आप विचारवान हैं, आप देश का सोचते हैं, आप समाज का सोचते हैं, आप लोगों का सोचते हैं। आप फैसला करो कि देश में ऐसा वातावरण बनाएंगे। सुनील जी कह रहे थे अभी, अलग अलग कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं, कह रहे हैं कि एक साथ एक चुनाव होना चाहिए। और हमारे प्रतिपक्षी मित्र भी अगर दिल से पूछें तो वो भी आवाज यहीं से निकलेगी कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। अलग अलग में नुकसान है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जनता निकल के मैदान में आए। राष्ट्र के हित में, जनता के हित में, व्यापार उद्योग के हित में ये बार बार होने वाले चुनाव समाप्त होना चाहिए। एक साथ चुनाव होना चाहिए। और इसलिए आज आपसे आह्वान करते हैं, आप राष्ट्र के नागरिक हैं, आपका कर्तव्य आप अपने देश के बारे में भी सोचें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और देश के हित में जो चीज नहीं है उसका विरोध करके संपूर्ण व्यापार और उद्योग जगत भी ये आवाज उठाए, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र। चारों तरफ वातावरण ऐसा बन जाए, जनता निकले, विद्यार्थी निकले, किसान निकले, नौजवान निकले, व्यापारी निकले, उद्योगपति निकले, प्रोफेशनल्स निकले। एक ऐसा जन आंदोलन बने कि देश में जो विरोध करते हैं वो भी मजबूर हो जाए कि नहीं, अगर इसका विरोध किया तो जनता नहीं छोड़ेगी।
और इसलिए निकलने की आज जरूरत है मित्रों। और एक बार आप अगर निकल गए तो आप देखिए 4-6 महीने में ऐसा जन अभियान बनेगा कि जनता सड़कों पे निकल के कहेगी एक राष्ट्र, जनता सड़क पे निकल के कहेगी और उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप केवल आप नहीं हैं, आप एक बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं। आपका संपर्क और संवाद कई लोगों से रहता है, आपके ग्राहक, आपके सहयोगी, आपके साथी, आपके मित्र, आपका परिवार। तो आप इस वातावरण को बनाइए, ये मेरा निवेदन है। और प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान और किया है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आज हमारा देश दुनिया के किसी भी देश की आंखों में आंख डाल के बात करता है, हम झुक के बात नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं के शौर्य को सबने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे नेता ने कह दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र हितों के खिलाफ कोई चीज जाए ऐसा समझौता दुनिया में किसी से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे, गरीबों के हित सुरक्षित रहेंगे, हमारे देश के जो हित है, यहां तक कि हमारे व्यापारी के हित भी सुरक्षित रहेंगे। और एक अपील की है उनने, मैं एक नागरिक के नाते वो अपील आपके सामने दोहराना चाहता हूं। 144 करोड़ का ये भारत अगर संकल्प कर ले कि हम अपने देश में बनी चीजें ही खरीदेंगे, अपने देश में बनी चीज कोई बना, तो इतना बड़ा बाजार दुनिया में है क्या? पूरे यूरोप की आबादी है 50 करोड़, अमेरिका की आबादी है 30 करोड़। कई तो इतने छोटे छोटे देश है कि भारत अगर खांस भी दे हमारी जनता, तो इतना बड़ा देश अगर एक हो के हमारे देश की जनता तय कर ले कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, हमारे देश में बनी चीज ही खरीदेंगे, अपने उद्योग चले, अपने रोजगार चले, अपनों को रोजगार मिले। और इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव और स्वदेशी अपनाओ, ये राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप सब तैयार हैं? अपने देश में बनी चीजें खरीदेंगे, एक साथ दोनों चुनाव हो इसका समर्थन करेंगे? तो आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, केवल कर्मकांड नहीं, जाके भूल मत जाना, गांव गांव जाना, जो अपना कार्य क्षेत्र हो अलग जगाना, जागरण का मंत्र फूंकना, जो नहीं समझे उसको भी समझाना, और एक साथ चुनाव हो, एक राष्ट्र एक चुनाव और स्वदेशी अपनाएंगे, इसकी अलख जगाना। इसका परिणाम दूरगामी होगा और देखना एक दिन भारत दुनिया में नंबर 1 पे होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोनों चीजों के लिए आप तैयार हैं? तो मेरे साथ एक बार खड़े होके संकल्प लेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव और स्वदेशी अपनाओ। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव और स्वदेशी अपनाओ। ये कार्यक्रम एक राष्ट्र एक चुनाव को एक जन अभियान के तरफ बढ़ाने वाला बहुत बड़ा कदम है। वैसे मैं खेती और ग्रामीण विकास का मंत्री हूं। मैं ये मानता हूं और हम सभी मानते हैं कि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और मंत्री के रूप में किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। वो अन्नदाता है, जीवन देता है, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। लेकिन किसान अगर जनता को जिंदगी देता है तो व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को जीवन देता है।
और आज जो देश तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम सब जानते हैं एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। और आत्मनिर्भर और विकसित भारत को बनाने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वो व्यापारी और उद्यमी भाइयों और बहनों की है। व्यापार के महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब मैं कृषि मंत्री के रूप में भी कहीं जाता हूं तो किसान कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट अगर जाता हूं, कामाख्या जी बैठे हैं कि हमारी चीजें पूरे देश में कैसे पहुंचे, पैदा तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कृषि उत्पाद भी देश में कैसे पहुंचे, और केवल देश नहीं दुनिया में कैसे पहुंचे, क्योंकि भारत को हम अब दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहते हैं। एक बात होती वैल्यू एडिशन करो, टमाटर खराब काहे को हो, प्यूरी बनाओ। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन वैल्यू एडिशन कौन करेगा? अगर वैल्यू एडिशन करेगा तो उद्यमी करेगा, व्यापारी ले जाएगा। और ये किसान और व्यापारी या जनता और व्यापारी एक दूसरे के पूरक हैं। और इसलिए हमेशा से हम उद्योग व्यापार का भी हृदय से सम्मान करते आए हैं। और अगर आज भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है, और जल्दी तीसरी भी हम बनने वाले हैं। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब आज के विकसित राष्ट्रों के लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्ते और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहां मलमल और सिल्क बना करता था। उद्योग में, व्यापार में, टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे था। और आप चूंकि उस वर्ग से आते हैं जो संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी, हमारी संस्कृति, हमारे सम्मान, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं देश की, उसको आगे बढ़ाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश की संस्कृति के वाहक भी हैं आप। और ये महान संस्कृति जिस पर मुझे गर्व है, हम सबको गर्व है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती कहने वाला कोई देश है। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं, तो वो ये भारत भूमि है, हमारा देश। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो और सबको प्यार करो, ये संदेश दिया तो भारत के ऋषियों ने दिया। और वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजो पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये संदेश भी दुनिया को दिया तो भारत ने दिया। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना। अद्भुत संस्कृति और अद्भुत देश हमारा। और आज मैं इस मन से कह रहा हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, देख लेना। बीच में गुलामी का काल आया जिसमें हम थोड़े पीछे हटे, नहीं तो विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, व्यापार में, सिल्क रूट हम बहुत आगे थे। लेकिन गुलामी के काल के बाद जब देश आजाद हुआ, तब भी देश की प्रगति और विकास की दिशा विदेशी विचारधाराओं पर आधारित थी। लेकिन आज गर्व है, गुलामी के प्रतीक चिन्हों को भी मिटाया जा रहा है। हम अर्थव्यवस्था में आज उनने जिनने हम पर शासन किया था उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं।
तेजी से बढ़ रहा है देश। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, देश की प्रगति और विकास में एक चीज बड़ी बाधा बन के खड़ी है, और वो है ये हमेशा होने वाला चुनाव। अब सोच के देखिए, अपने देश में रोज होता क्या है? चुनाव की तैयारियां। हर एक राजनीतिक दल कमर कसे रहता है, एक निपटा नहीं कि दूसरा आ गया। अब 1.5-2 साल में ही देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, और 4 महीने बाद फिर लोकसभा के चुनाव। 4 महीने का अंतर केवल। उस समय में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता था, 1 साल पूरा चुनाव की तैयारी में गया। पहले विधानसभा के चुनाव 6 महीने के सही बिल्कुल ताल ठोंक देते हैं, विकास का वातावरण खत्म हो जाता, बड़े फैसले नहीं लिए जाते, लोकप्रिय निर्णय, वोट दिलाऊ निर्णय लेने की कोशिश होती है। अब मई जून से चुनाव 23 में शुरू हुआ मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो नवंबर दिसंबर में खत्म हुआ, और फिर जैसे ही चुनाव के परिणाम आए कि अब लोकसभा के चुनाव है अप्रैल में, तो फिर चुनाव की तैयारी, कोई काम ही नहीं। लगातार लगने वाली आचार संहिताएं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। किसी भी अफसर के पास जाओ, बोले नहीं अभी तो आचार संहिता लग गई, अब कुछ नहीं हो सकता। व्यापारी को, उद्यमी को कोई एनओसी लेना हो, औपचारिकताएं पूरी करने हो, अफसर कहते रुक जाओ जरा, चुनाव हो जाने दो फिर देखते हैं। विकास के काम सारे ठप्प पड़ जाते हैं। आप कल्पना करके देखो, 4 महीने का अंतर क्यों? अगर इकट्ठे हो जाते तो ही तो कोई नुकसान था क्या? हम जैसे कार्यकर्ता और नेता, आप कल्पना कीजिए कितना समय चुनाव की तैयारियों में जाता है। प्रधानमंत्री जी का समय, केंद्रीय मंत्रियों का समय, मुख्यमंत्रियों का समय, मंत्रियों का समय, एमएलए का समय, एमपी का समय, कार्यकर्ताओं का समय। ये समय काय के लिए? क्या 24 घंटा वोट मांगने के लिए? अब देखो आप, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, धनखड़ जी बैठे, हरियाणा में ताल ठुक गई। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, और वहां की थकान उतरी नहीं कि दिल्ली में दंगल शुरू हो गया, केजरीवाल जी निपट गए। और अब दिल्ली का खत्म नहीं हुआ कि बिहार की तैयारी, वोटर लिस्ट सुधारो तो भी आपत्ति है, मरे नाम अगर कट जाएं तो भी यात्राएं चलती है। कोई अगर नहीं रह रहा, बाहर चला गया, तो उसका नाम भी अलग क्यों होना चाहिए? घुसपैठिया भी आया है तो आने दो। ये क्या तमाशा है? और बिहार के चुनाव खत्म नहीं होंगे कि बंगाल की तैयारी, तमिलनाडु की तैयारी। ये हो क्या रहा है? आप कल्पना करके देखिए कितना नुकसान होता है। जिन मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का, कार्यकर्ताओं का, एमएलए का, एमपी का टाइम लगना चाहिए लोगों की सेवा में, वो चुनाव प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। मैं कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा कि अब दिन रात खेतों में जाना है, किसानों में जाना है, गांवों में जाना है। लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता, और पार्टी चुनाव में पूरी ताकत से जुड़ती, क्योंकि एक आध चुनाव भी अगर गड़बड़ हो जाए तो कहते हैं अखबार वाले और मीडिया वाले के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तो हर एक जीतने की कोशिश करता है, तो 4-1 महीने हम चुनाव प्रचार भी घूमते रहे। अब गंभीरता से सोचिए कितना समय नष्ट होता है लगातार होने वाले चुनाव में।
अगले समय देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, जनता की सेवा में, योजनाओं के क्रियान्वयन में, लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने में जाता तो कितना फायदा देश का होता। और केवल नेताओं का समय जाया नहीं होता। चुनाव होता तो बनाओ वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट के काम में कौन कौन लगता है? सबसे पहले शिक्षक की ड्यूटी। जिनको बच्चों को पढ़ाना है, मास्टर साहब कहाँ हैं? बोले वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आंगनवाड़ी चलाना है, उनकी ड्यूटी लग गई, वो वोटर ढूंढ रही है। कृषि विभाग का अमला, कृषि विस्तार अधिकारी खेत में नहीं जाते, घर घर जाते, वोटर लिस्ट चेक करना है, बनाना है। कलेक्टर सबकी ड्यूटी लगा देता है, चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। मास्टर क्या, डॉक्टर क्या, और यही नहीं, इंस्पेक्टर भी उसी में लग जाते हैं। वोटर लिस्ट बनाओ। ये हर साल काहे को वोटर लिस्ट बनाओ भाई? 5 साल में एक बार चुनाव, एक बार वोटर लिस्ट बनाओ, और फिर वोटर लिस्ट के नाम पे झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। हर साल वोटर लिस्ट बने तो हर साल अब झगड़े हो। सारा अमला चुनाव के काम में लग जाता है। और फिर चुनाव आ गए तो वो पुलिस अगर कहीं चोरी हो जाए और व्यापारी भाई पहुंच जाए कि जरा रिपोर्ट तो लिख लो, बोल नहीं अभी तो चुनाव की तैयारी में लगे हैं, वहां ड्यूटी लग गई है। डाकू पकड़ने के लिए इंतजार करो, चुनाव खत्म हो जाए तब देखा जाएगा। केंद्रीय पुलिस बल, स्थानीय पुलिस, सबकी ड्यूटी चुनाव में, सब छोड़ दो। खर्चा कितना होता है आप कल्पना कीजिए। आप सामान्य तौर पे देखिए, एक नागरिक के नाते 4-4 महीने में चुनाव, इन सब चुनाव पे 5 साल में एक अनुमान लगाया 4.5 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा होता है। और अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 7 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ये पैसा आखिर किसका है? ये पैसा जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, ये आपका पैसा है। अच्छा, ये तो लगता है सरकारी और गैर सरकारी राजनीतिक दल सवेरे उठे नहीं कि भाइयों और बहनों, सूरज की पहली किरण के साथ और पहले मतदान, बाद में जलपान, चाहे भूखे मर जाओ। सवेरे सवेरे शुरू हो जाते। कितनी गाड़ियां लगी है, कितने पोस्टर, कितने पैम्पलेट, कितने होर्डिंग, कितने गमछे, कितने झंडे। डंडे के लिए झंडे के लिए डंडी नहीं मिलती। लेकिन ये तो बता दो, ये पैसा आता कहां से? सरकारी भी जीएसटी का है, और फिर जो खड़ा हो गया सवेरे सवेरे, कहाँ हो, चुनाव लड़ रहा हूं, लाओ। कई उद्यमी तो पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं कि पता नहीं कौन ना जा मांगेंगे। अच्छा, पार्टी वाले भी आते हैं तो इंडिपेंडेंट भी कम नहीं है कि हम भी तो लड़ रहे हैं। और व्यापारी तौल तौल के देखता है कि यार अब दे तो इसको रहे हैं, पार्टी तो अपनी ये है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी दे दो कहीं। ये सही बात है। कितना पैसा वसूला जाता है, कुछ मर्जी से, कुछ मजबूरी में देना पड़ता है। ये पैसा कितना काम आ सकता है? व्यापार के लिए, उद्योग के लिए भी, लोगों की सेवा के लिए काम आ सकता है, भूखों को भोजन खिलाने काम आ सकता है, बीमार के इलाज में काम आ सकता है।
कितना खर्चा होता है। और केवल इतना ही नहीं है, पर्यावरण कितना प्रदूषित होता है। एक तो सबसे पहले लाउड स्पीकरों का शोर, डीजे पे गाने बज रहे हैं, हर एक उम्मीदवार अपने अपने कसीदे पढ़वाता है, राजनीतिक दल अपने बात कहते हैं, और फिर गाड़ियां चलती है तो कितनी गाड़ियां चलती है, उनमें से कितना धुआं निकलता है, तो वो प्रदूषण अलग होता है। और फिर कितने पैम्फलेट और कितने पोस्टर छपते हैं, जरा देखो। केवल कचरा नहीं होता, पेड़ और कटते हैं, कागज उससे ही बनते हैं। पेड़ कटते हैं, सीधे नहीं कटते, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सीधे कटते हैं। और फिर झंडे और कई तरह की चीजें बनती प्लास्टिक की, और प्लास्टिक जो कभी नष्ट नहीं होता, कितना कचरा होता है, ये पड़ा रहता है। क्या ये पर्यावरण नहीं बिगाड़ता? ये सामग्री जो नई नई आती है, वो सामग्री हमारे यहाँ के पर्यावरण का सत्यानाश करती है। आम सभाएं हो रही हैं, आज एक की आम सभा, कल दूसरी पार्टी की, परसों तीसरी पार्टी की। मंच बने, बैनर लगे। आप खर्चे का अंदाज लगा के देखिए कि यह खर्चा उपयोगी कामों में नहीं हो सकता। अगर एक साथ चुनाव हो जाए, एमएलए एमपी दोनों, तो प्रवीण जी बैठे हैं, उनके संग ही संग अगर चुनाव होते विधानसभा के, तो एक तरफ प्रवीण जी का फोटो, एक तरफ एमएलए के उम्मीदवार का फोटो, और बोलने वाला भी कहता, भाइयों और बहनों, प्रवीण जी को भी दो और श्रवण जी को भी दो, बटन दबाओ। एक ही गाड़ी में दोनों का काम, एक ही सभा में दोनों का काम। वक्ता है तो इनको भी दो और इनको भी दो। अच्छा, कार्यकर्ताओं को भी चैन मिल जाए, एक ही पंफलेट में दो ही के फोटो नहीं, पहले एक के बांटो, फिर 4 महीने बाद दूसरे के बांटो। एक खर्चे में सारे काम। और चुनाव आयोग 4 महीने पहले एक मशीन, फिर 4 महीने बाद दूसरी मशीन। भैया दो ही एक साथ रख दो, अंदर जाओ, एक एमएलए की बटन दबाओ, एक एमपी की बटन दबाओ। अब कितना आसान हो सकता है, कल्पना कीजिए। समय का अपव्यय, पैसे का अपव्यय, पर्यावरण का कबाड़ा, खर्चा फालतू, कर्मचारी अपना काम छोड़ के सब इसमें लग जाएं। आखिर फायदा क्या है ये बार बार चुनाव से? अच्छा, एक युवाओं ने मुझे कही बात कि साहब एक साथ होने से एक और बड़ा फायदा है। मैंने कहा क्या? बोले जब अलग अलग होते हैं तो एक चुनाव अगर कोई हार चुका होता है और बाद में अगर जुगाड़ होती तो दूसरे का टिकट भी वही ले आता है, मिलते ही नहीं। एक इकट्ठा अगर होगा तो नए को भी मौका मिलेगा, तो नई लीडरशिप पनपेगी, नया नेतृत्व उभरेगा। लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे के लिए हम सब यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, जो मुद्दा देश के लिए आवश्यक है। देश में कैसे एक साथ चुनाव हो, वन नेशन वन इलेक्शन। बार बार चुनाव होने के कारण से जो समस्याएं देश के सामने आ रही हैं, उन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए एक साथ चुनाव कराने की जो एक चर्चा देश में शुरू हुई है, एक बहस शुरू हुई है, उस चर्चा और बहस को आगे बढ़ाने के लिए, उस अभियान का एक व्यापक देश में समर्थन मिले, यह अभियान देश भर में एक जन अभियान बने, उस दृष्टि से आज का हमारा यह सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है। पिछले कई महीनों से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो एक टीम बनी है, उस टीम के माध्यम से पूरे देश भर में एक व्यापक प्रयास हम सब लोगों ने किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो,
व्यापारिक क्षेत्र में हो, सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो, ये वन नेशन वन इलेक्शन का विषय समाज में एक चर्चा का मुद्दा बने, इसलिए पिछले 6 महीने में लगभग देश के अंदर, जैसा आज हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ही लगभग 2000 से ज़्यादा कार्यक्रम पूरे देश भर में संपन्न हो चुके हैं। और एक अच्छी बात है कि जब भी कार्यक्रम हुआ, हर जगह से एक ही आवाज़ आती है कि हाँ, देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यक है। हर कार्यक्रम के बाद इस अभियान का एक व्यापक जन समर्थन आज देश में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है, और हम लोगों ने प्रारंभ में सोचा भी ऐसा ही था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश में एक साथ चुनाव होना, यह एक जन अभियान बनना चाहिए समाज जीवन के हर क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव के कारण से वहां पर उसका प्रभाव आता है और समाज जीवन उससे प्रभावित होता है। तो समाज जीवन के हर क्षेत्र में यह अभियान चले। तो छात्रों के बीच में भी हमने स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन करके एक फोरम बनाया। पूरे देश भर में छात्र नेताओं के सम्मेलन, विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम, कॉलेजों में कार्यक्रम, आने वाले दिनों के अंदर हर जगह पर बड़ी बड़ी यूथ पार्लियामेंट का आयोजन, यानी धीरे धीरे ये छात्र का एक बड़ा मुद्दा बने, उस दृष्टि से छात्रों में अभियान शुरू हुआ है। प्रोफेशनल्स के बीच में हमने हैदराबाद में एक बड़ा कार्यक्रम किया। लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे आईटी और प्रोफेशनल क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस अभियान के समर्थन में वहां पर आए। बड़े बड़े मैराथन के आयोजन किए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों छात्र, नोएडा के अंदर हजारों लोग, गुड़गांव के अंदर हजारों लोग इस अभियान के समर्थन में आए। धीरे धीरे देश का एक बहुत बड़ा यह अभियान बने, एक जन अभियान बने, और इस वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को एक व्यापक जन समर्थन बने। आज के इस कार्यक्रम के बाद हम सभी जो व्यापारी देश भर से आए हैं, इस अभियान के समर्थन के साथ साथ कैसे ये मुद्दा एक देश का मुद्दा बने, इस दृष्टि से आज हम सब मिल करके प्रयास करेंगे। हमारी टीम ने इस अभियान को शुरुआत जरूर की है। शुरुआत करने के बाद यह अभियान अब देश का बनना चाहिए, आप सबका यह अभियान बने, यह निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आज़ादी के बाद में बहुत सारी आज़ादी के समय भी राजनीतिक भूलें हुई, जिनका खामियाजा लंबे समय तक देश ने भुगता। सुधारों का दौर जारी है। 1952 से 67 तक, 67 में मेरी उम्र 14 साल की थी। उस समय से याद है, सारे चुनाव एक साथ होते थे। लोकसभा से जो लोग थे वो भी, और विधानसभा के भी। लेकिन उसके बाद में सत्तारूढ़ जो उस समय का दल था, कहीं ना कहीं अनैतिकता शुरू हुई। 1971 में पहली बार परंपरा तोड़कर बांग्लादेश से युद्ध के बाद चुनाव जीतने के लिए परंपरा तोड़ी गई, वरना 72 में चुनाव होता। और उसके बाद से तो फिर नंबर लग गया, कभी 77 में तो कभी 80 में हो रहा है, कभी मतलब ये मेरा मानना है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो एक ही बार वोटर लिस्ट बनेगी, पोलिंग स्टेशन सुनिश्चित होगा कि वहां जाकर हमें वोट डालना है, लोकतंत्र मजबूत होगा, सभी पार्टियों को बराबर का हक मिलेगा। देश की जो संसाधन हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और संसाधनों को जो अपव्यय होता है ये नहीं होने दिया जाएगा। तो जो ये संकल्प आम जनता की ओर से आ रहा है, सरकार से हमारी मांग है कि पूरे देश में अगर कहीं बीच में कोई विधानसभा गिर जाती है तो उतने ही समय के लिए चुनाव होगा जब वो उस टर्म में फिर शामिल हो जाएगी। चाहे नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायतों के चुनाव हो, हफ्ते, 15 दिन, महीने, 2 महीने के अंतराल में वो भी हो जाएंगे। तो ये जो धंधेबाजी चल रही है, आज बिहार से चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं,
ना तो बांग्लादेशी वोटर रहेगा ना कोई बेईमानी होगी। हम सब मजबूत भारत के लिए काम करेंगे। हम व्यापारी हैं, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। मैं एक ही बात कहूँगा, व्यापारी संदेश सर्वोपरि भारत देश। व्यापारी संदेश, व्यापारी संदेश। धन्यवाद। वंदे वंदे एक राष्ट्र। ठीक से बोलो यार, ऐसे फिर मजा नहीं आता है। एक राष्ट्र, एक राष्ट्र। मंच आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनके कुशल नेतृत्व में आज ये उद्यमी व्यापारी सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अपनी बात मैं शुरू करता हूँ आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जहाँ पर समाप्त की थी। जन आंदोलन, ये बात इस सभागार से निकलकर, ये कई हजार उद्यमी व्यापारी इसमें हैं, कुछ बाहर थे, कुछ अब इधर उधर चले गए। मेरा अनुरोध होगा जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, अब कुछ कुर्सियां खाली हुई हैं। मेरा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है। और मैं देख रहा हूँ ये पटके वाले जो मित्र खड़े हैं, बैठ जाओ, थक गए होगे यार, बैठो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। जन आंदोलन की आवश्यकता है, और वो जन आंदोलन कैसे होगा ये तो हमें बताना है। वो ये कह के गए कि व्यापारी वातावरण बनाने का काम करता है, चाहे चुनाव हो और चाहे किसी भी नियम कानून का समर्थन करना हो या विरोध करना हो। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपको बधाई देते हुए, देश की आज़ादी के 78 साल के बाद जिसकी मांग हम लोग वर्षों वर्ष सभी व्यापारी उद्यमी संगठन करते रहे कि हमारे देश में बाल दिवस है, मजदूर दिवस है, शिक्षक दिवस है, क्यों नहीं सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले इस व्यापारी के लिए एक व्यापारी दिवस देश में होता है, ताकि पूरा समाज उस व्यापारी के महत्व को समझे। जिन सरकारों ने और जिन अंग्रेज़ों ने व्यापारी को गलत शब्दों से नवाजा, जिन हिंदी फिल्मों ने व्यापारी को चोर बेईमान कहा, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश में एक व्यापारी दिवस और हर राज्य में व्यापारी दिवस होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको। कम से कम उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर व्यापारी कल्याण दिवस भामाशाह जी की जयंती पर आयोजित होने लगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने वो निर्णय उत्तर प्रदेश में लेने का काम के लिए, उसको बधाई देना चाहता हूं। जो अभी आदरणीय जैन साहब ने कहा, जो हमारे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो जब ये व्यापारी को सम्मान देने का काम सरकारों ने शुरू कर दिया है, मैं एक निवेदन और आपसे करता हूं। अभी हम एक चुनाव पर कैसे जन आंदोलन करेंगे, 1 मिनट में वो भी बात रखूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा हुई है, क्या हम आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे सांसद महोदय यहाँ बैठे हैं, व्यापारी नेता हैं, बड़े व्यापारी नेता हैं, आदरणीय धनखड़ जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, क्या हम आज इस मंच से ये भी चाह सकते हैं कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय व्यापारी दिवस हो, ताकि पूरे देश के व्यापारी को मान और सम्मान मिले, ये एहसास हो कि हाँ, ये व्यापारी समाज महत्व रखता। और अब बात करते हैं स्वदेशी और एक राष्ट्र एक चुनाव की। मेरे मित्रों, मैं एक अनुरोध करूंगा, अगर आप उससे सहमत हों तब अपनी बात को बताइएगा। क्या हम अपनी दुकान से निकलकर समूह के रूप में 12-12, 15-15 व्यापारी, हमारे देश में जितनी दुकानें हैं, जितने बाजार हैं और जितनी इंडस्ट्री है, छोटी हो, मध्यम वर्गीय हो, बड़ी हो, उसमें जा करके एक हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मैं समर्थन करता हूं। मेरा नाम संदीप बंसल है, मेरा नाम रिपन कंसल है, मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है, दिनेश जैन है, कुछ भी है, मोहम्मद हाजी कुरैशी है, जावेद बेग है। क्यों जावेद बेग जी, पक्का है? इसमें कोई बात तो नहीं आएगा? एक समर्थन के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान, हर जनपद, हर राज्य, चाहे वो हरियाणा हो, हरियाणा वाले बैठे हैं यहाँ ताहिल जी, उत्तराखंड वाले बैठे हैं रोहित जी, मुकेश जी, सभी राज्यों में, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले बैठे हैं, उस पे व्यापारी का नाम, मोबाइल नंबर,
डेटा का महत्व है आज की तारीख में, समझ लो। संख्या दिखानी पड़ेगी कि हाँ इतने करोड़ व्यापारी आपके इस ये देश की जनता का जो विषय, ये हमारा नहीं है, हमारा भी है, लेकिन मेन विषय जनता का है। तभी मैंने जन आंदोलन का नाम दिया। क्या इस हस्ताक्षर अभियान को चलाने के लिए हम तैयार हैं? और इसके लिए क्या सबसे जरूरी चीज है कि जहां अभी आदरणीय धनखड़ जी ने कहा, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होता है इस चुनाव से बार बार के, अभी देखिए शिवराज सिंह जी इतने अच्छे तरीके से बता के गए, लोकसभा, विधानसभा, बिहार, दिल्ली, एक के बाद एक चुनाव, आचार संहिता लगी 40 दिन की, कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम करना हो, पता लगा कि साहब FIR दर्ज करनी नहीं, 40 दिन बाद होगी, चुनाव है तो, और व्यापार हो नहीं रहा, आप कैश कहीं पर दे नहीं सकते, माल कहीं से ला नहीं सकते। आपको इससे बेहतर नहीं मिल सकता कोई काम कि आप एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में समर्थन हो। तो इस पर सहमति है। दूसरा अंतिम निवेदन, स्वदेशी अपनाओ, इसकी भी बात हुई। संकल्प स्वदेशी, लेकिन खाली मुंह जबानी और मेरे भाषण देने से और आपके सुनने से नहीं होगा। मुझे परिवर्तन लाना पड़ेगा, मुझे अपने में, अपने परिवार में और अपने बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी कि अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो कोलगेट नहीं, कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी कोला और कोका कोला नहीं पिएंगे। कपड़े पर ये नहीं देखेंगे कि कौन सी ब्रांडेड कमीज पहन रहे हैं, कौन सा जूता पहन रहे हैं। अगर इस पर सहमत हो तब चलेगा संकल्प स्वदेशी, और स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। इन सब संकल्पों के लिए हम तैयार हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए तैयार हैं। मैं आदरणीय धनखड़ जी को एक बात के लिए और बधाई देता हूं। यहाँ तमाम व्यापारी संगठन, उद्यमी संगठन इकट्ठा हुए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय धनखड़ जी, आपके नेतृत्व में, आपके कुशल संचालन में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर और देश के अन्य राज्यों में हम आपको अभी से आमंत्रित करते हैं कि 25,000 व्यापारियों की एक बड़ी रैली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दो विषयों पर, एक राष्ट्र एक चुनाव और स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। क्या तैयार हैं? पूरा व्यापारी तैयार है। विषय किसी संगठन का, किसी नाम का, किसी नेता का नहीं है, व्यापारी समाज के हित का विषय है, आम जनता के हित का विषय है। तैयार हैं? और इसके साथ साथ हर जनपद में इसको लेकर के सम्मेलन होंगे। इसमें पूरे हर जनपद इस पे खड़ा होगा। हमारे तमाम साथी जो यहाँ आए हैं, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जी एक नारा लगा करके, भैया 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 एक मिनट, राख नहीं चिंगारी हैं हम भारत के, राख नहीं चिंगारी हैं, राख नहीं चिंगारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष गोयल जी का। आपकी तरफ से भी करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत होना चाहिए। अभी ताली उतनी जोर के नहीं आई, दम से बजाइए एक बार। भारत माता की, व्यापारी बोले। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष गोयल जी का। आपकी तरफ से भी करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत होना चाहिए। अभी ताली उतनी जोर के नहीं आई, दम से बजाइए एक बार। भारत माता की, व्यापारी बोले, व्यापारी बोले, व्यापारी बोले, उद्यमी बोले, व्यापारी बोले। मैं कम शब्दों में अपनी बात रखने के लिए नंद किशोर नंदी जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो आए। व्यापारी नेता हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। आइए।
भारत माता की, भारत माता की। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रित आज के इस एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेडर्स लीडरशिप समिट में मंच पर उपस्थित हम सब के नेता, हम सब के अगुआ, भारत सरकार के कॉमर्स वाणिज्य मंत्री, हमारे अभिभावक सम्मानित पीयूष गोयल जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय श्री सुनील बंसल जी, इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशल संचालन कर रहे सम्मानित आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय अनिल एंटोनी जी, सम्मानित व्यापारी नेतृत्व, यहाँ पर उपस्थित देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, व्यापारी, उद्यमी एवं ट्रेडर साथियों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है। आज भारत असंभव को संभव बनाते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में देश पर पड़ने वाले चुनावी खर्चे को, चुनावी भार को कम करना एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। सभी प्रकार के चुनावी खर्च में 30 से 35% की कमी आएगी। बार बार चुनाव में आचार संहिता प्रभावी होने से विकास की परियोजनाओं के प्रभावी तीव्र क्रियान्वयन में बाधा आती है। एक बार जनादेश मिलने के बाद सरकार को पूरे 5 साल विकास कार्यों और जन कल्याण हेतु समय मिलना चाहिए। सरकारी तंत्र और सुरक्षा बलों का अधिकांश समय और ऊर्जा शांतिपूर्ण व व्यवस्थित चुनाव के संचालन में व्यय होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लागू होने से यह शक्ति राष्ट्रीय उद्यान में निवेशित होगी। सभी प्रकार के चुनाव एक साथ होने पर क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लोगों का ध्यान केंद्रित होगा। देश हित और जनहित की बात करने वाले दलों को चिन्हित करने में मतदाताओं को सहूलियत होगी। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, बाहुबलवाद का प्रभाव समाप्त होगा। मतदाताओं को 5 साल में एक ही बार मताधिकार का अवसर उपलब्ध होने से मताधिकार के प्रति उत्साह और रुझान बढ़ेगा। मत प्रतिशत भी उसमें भी वृद्धि होगी और लोकतंत्र की बुनियाद की वास्तविकता रूप में मजबूत करेगी। निश्चित रूप से अपने निहित राजनीतिक और वोट बैंक के लिए विभाजन व विभेदन की राजनीति करने वाली ताकतें कमजोर होंगी। एक स्वस्थ और सकारात्मक पॉलिटिक्स इकोसिस्टम का निर्माण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन 2047 विकसित भारत का संकल्प देश के सामने रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों के दौरान अपनी लगन, परिश्रम और इच्छा शक्ति से प्रत्येक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। आप सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले जहां
कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, एक बम ब्लास्ट, दो बम ब्लास्ट, तीसरा बम ब्लास्ट, कभी अयोध्या में बम ब्लास्ट, कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट। जब तक हमारी सैन्य शक्ति, पुलिस, जाति बम निरोधक दस्ता जाता तब तक दूसरा और तीसरा और चौथा बम ब्लास्ट होता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन से एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश की गद्दी संभाली है, आतंकी थर थर कांपते हैं। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की रूह में जज्बा है जब ईमान का, क्यों ना फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का, क्यों ना फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का। 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अयोध्या में भव्य दिव्य श्री राम जी भगवान जी का मंदिर, धारा 370 की समाप्ति, 3 तलाक को प्रतिबंधित कहते जैसे निर्णय का प्रत्यक्ष प्रमाण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं माननीय गृह मंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकसित भारत की यात्रा का हिस्सा बना है। विजन 2047 को भारत साकार करने की दिशा में वन नेशन वन इलेक्शन एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल है। देश की जनता ने इस उल्लेखनीय चुनाव सुधार के लिए मन बना लिया है। हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सुनील बंसल जी भाई साहब के मार्गदर्शन में पूरे देश में सभी वर्ग, सभी समाज इसके लिए जन जागरण अभियान में चलाया जा रहा है। आज का यह कार्यक्रम भी इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। देश का व्यापारी वर्ग, उद्यमी एवं ट्रेडर्स समाज पूरी तरह से इस कदम से कदम मिला करके समर्थन दे रहा है और साथ चल रहा है। निश्चित रूप से मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इतने व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं और पूरे देश भर से व्यापारी आए हैं और व्यापारियों का जोड़ घटाना गुणा भाग तो बहुत तेज होता है। अभी किसी से हमारे छोटे जो बच्चे दुकानों पर बैठे रहते हैं, आप सब तो व्यापारियों के नेता हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडिया के पूरे देश भर के, पूरे भारत से यहाँ आए हुए व्यापारी नेतृत्व है। पूरे व्यापारी नेतृत्व बड़े से बड़ा गुणा भाग बिना कंप्यूटर, बिना कैलकुलेटर के करते हैं। 12 वाला 12 पीस कितने का हुआ तो बोलते हैं 12 दुना 12 दम्मा 120, 12 दुना 24, 144। 12 वाला 8 तो बोलेंगे 12 अट्ठे 96। तो आपका जोड़ घटाना बहुत अच्छा है, बहुत तेज है। और आपकी दुकान पर बैठे बैठे पुड़िया बना करके बैठे बैठे जो दुकानदार है वो भी प्रचार प्रसार करता है। हमसे बड़े लोग और हमसे छोटे लोग दोनों बड़ी संख्या में जुटे हैं और आप जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से ये अभियान सफल होगा। एक भारत एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन सफल होगा। मैं इन्हीं तमाम शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, श्री सुनील बंसल जी और श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी एवं आप सबकी सम्मानित उपस्थिति में मैं आज के इस सम्मेलन का ये प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश के व्यापारियों व उद्यमियों का ये नेतृत्व सम्मेलन देश के एक राष्ट्र एक चुनाव का पुरजोर समर्थन करता है। यह सम्मेलन ये मानता है कि विकसित भारत व विकसित अर्थव्यवस्था का रास्ता एक राष्ट्र एक चुनाव से होकर ही जाता है। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर देश आगे बढ़ता है तो देश की जीडीपी में 1.5% की जीडीपी की बढ़ोतरी संभावना आकी गई है। आज भारत की 4.2 ट्रिलियन डॉलर की यानी 367 लाख करोड़ की दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र एक चुनाव से 5.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी, जिससे तेजी के साथ आगे बढ़ती हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त कर मजबूत आधार के साथ अपने विकसित और समृद्ध भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकेगी। श्री रामनाथ कोविंद कमेटी का यह अनुमान है कि देश में चुनावों पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ रुपए तक के अनुमानित खर्च आते हैं। यदि एक साथ एक चुनाव होते हैं तो चुनाव खर्चों में 1/3 बचत हो सकती है। यदि हम 4.5 लाख करोड़ के अंदाज को भी लेकर चलें तो देश में एक राष्ट्र एक चुनाव से 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। देश 15 राज्यों के अलग अलग बजट अभी 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छू नहीं पाए हैं। यही राशि तेजी से विकास का इंजन बनेगी। हर चौथे माह देश में कहीं ना कहीं चुनाव चला हुआ है। वर्तमान युग में समय सबसे बड़ी पूंजी है। बार बार की आचार संहिताओं से देश के विकास के पहिए 40 दिन के लिए ठहर जाते हैं।
अलग अलग चुनाव से ही 80 दिन हो जाते हैं। यदि लोकसभा व विधानसभाओं के साथ चुनाव हो तो कम से कम 40 कार्य दिवस देश के विकास के लिए खुले और मिलेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था अभी 1 लाख करोड़ प्रतिदिन की गति पर है। यदि इन आंकड़ों पर भी आकलन करें तो ये 5 वर्ष में 40 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है और वार्षिक 8 लाख करोड़ रुपए की है। मानव संसाधन सबसे अनमोल संसाधन है।